हाल ही में दुनिया में कुछ शांति पसंद देशों ने एक समिट का आयोजन किया, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका प्राथमिक लक्ष्य था रूस और यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित करना। लेकिन इस समिट के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक इंटरेस्टिंग रोचक बात यह रही कि इस पूरे समिट में रूस को ही आमंत्रित नहीं किया गया था। तो अब ये जो पूरा समिट है संपन्न हो गया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पूरा समिट था किस बात को लेकर के था, किसने आयोजित किया, यहाँ पर भारत की क्या हिस्सेदारी रही, भारत की ओर से किस तरह के तर्क दिए गए। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्याइस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए ताकि वीडियो से जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ सकें। सबसे पहले हमने यहाँ पर खबर की बात की है, खबर के बाद हम इस पूरे समिट पर बात करेंगे, यूक्रेन पीस समिट पर। इसके अलावा एक दस्तावेज भी यहाँ पर साइन हुआ है, एक दस्तावेज पर साइन किए गए हैं, उसको भी समझेंगे। उस दस्तावेज को लेकर के, डॉक्यूमेंट को लेकर के भारत का क्या कहना है, भारत ने क्या तर्क दिए हैं, उस पर बात करेंगे। और अंत में रूस यूक्रेन युद्ध के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को यहां पर हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। अंत में एक सवाल पर भी बात होगी, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से सवाल के जवाब को दे पाएंगे। इसके अलावा ये जो हमारा पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे इंटरनेशनल रिलेशंस के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बातचीत की जाए इस पूरे समिट के बारे में। तो समिट को अगर आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि तकरीबन 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की जो शुरुआत हुई थी। इस युद्ध की शुरुआत देखने को मिली थी आपको 24 फरवरी 2022 को। तो 24 फरवरी 2022 को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और अभी तक इस पूरे युद्ध का कोई भी स्पष्ट परिणाम हमारे सामने देखने को नहीं मिला है। यानी कि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन सा पक्ष जीता है, कौन सा पक्ष हारा है। दोनों पक्ष अपने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। रूस का कहना है कि यूक्रेन में उसने बहुत ज्यादा हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि वो रूस को रोकने में सफल रहा है। तो ना तो अभी तक रूस को पूरी तरह से जीत प्राप्त हुई है और ना ही अभी तक यूक्रेन ने हार को स्वीकार किया है। तो अभी तक कोई भी रिजल्ट हमारे सामने देखने को नहीं मिला है। अब इसी पूरे परिदृश्य में, इसी पूरे लैंडस्केप में रूस और यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित करने के लिए स्विट्जरलैंड ने बेसिकली एक समिट का आयोजन किया। इस समिट का नाम है यूक्रेन पीस समिट। तो ये जो यूक्रेन पीस समिट है इसका प्राथमिक लक्ष्य था कि जो पूरा क्षेत्र है, खासतौर पर जो यूरोपियन रीजन है, यहां पर शांति स्थापित की जाए। यहां पर लोगों को जो जान माल का नुकसान हो रहा है इस पूरे युद्ध की वजह से, इस नुकसान को कम किया जाए, यहां पर पीस स्थापित की जाए। अब तकरीबन 101 देशों ने, दुनिया भर के जो तमाम देश थे उन्होंने यहां पर हिस्सा लिया। दुनिया के लगभग आधी से ज्यादा जो देश हैं वो आपका इस समिट में मौजूद रहे। कुछ बड़ी पावर्स थीं जो कि यहां पर मौजूद नहीं थीं, जैसे रशिया को यहां पर आमंत्रित नहीं किया गया था। इसके अलावा अगर आप देखें तो रशिया के साथ साथ चाइना इस पूरे सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। तो एक ये चीज हमें देखने को ली, ना तो रशिया शामिल हुआ ना तो चाइना शामिल हुआ। इंडिया अगर आप देखेंगे तो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन आपको यहां पर देखने को मिला है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन किस तरह का रहा है। भारत इस सम्मेलन में मौजूद तो था, लेकिन भारत के जो विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने भारत का वहां पर प्रतिनिधित्व किया। यानी कि भारत के जो स्टेट लेवल के जो सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। अब ये भी एक बड़े इंडिकेशन के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इससे पहले इटली में G7 का आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा था, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने पहुंचे थे। अब वैसे में उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वहां पर जो तमाम लीडर्स हैं जो G7 में हिस्सा ले रहे हैं, वो लीडर्स G7 में इटली के बाद कहां जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे। तो ऐसे में भारत को लेकर के आशंका थी कि क्या भारत के प्रधानमंत्री भी वहां जाएंगे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री इटली के बाद स्विट्जरलैंड नहीं गए और इटली के बाद वो वापस से अपने देश में लौट आए। और भारत में विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी को, विदेश मंत्रालय में एक सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को जो है वहां पर भारत का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजा गया, जो कि एक इंडिकेशन है। क्योंकि अगर भारत इस पूरे मामले पर एक्टिव रोल प्ले करना चाहता था तो भारत के किसी बड़े व्यक्ति को, या फिर आप कह सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री वहां पर रिप्रेजेंटेशन करते, या फिर भारत के विदेश मंत्री वहां पर रिप्रेजेंटेशन करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहां पर भारत ने जो कदम उठाया उस कदम से आप स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि भारत की पॉलिसी यहां पर क्या रही है। तो सबसे पहले हमने इस पूरे समिट पर बात की। अब यहां पर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है, स्टैटिक पोर्शन है, उसको समझ लेते हैं। तो ये समिट का आयोजन हुआ था आपका स्विट्जरलैंड में। तो एक बार उसके आसपास की ज्योग्राफी क्या है उसको भी समझ लिया जाए। स्विट्जरलैंड क्या है, आपका एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और कौन कौन से देश आपको साथ में मिलेंगे, तो यहां पर आपको जर्मनी मिलेगा, यहां पर आपको फ्रांस मिलेगा,
फ्रांस से थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे, नॉर्थ में देखेंगे तो आपको यूनाइटेड किंगडम मिल जाएगा। और फ्रांस और जर्मनी के बीच में आपको नीदरलैंड्स मिलेगा, बेल्जियम मिलेगा। बेल्जियम क्या है, समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। नीदरलैंड्स की भी समुद्र के साथ सीमा साझा होती है। स्विट्जरलैंड क्या है, स्विट्जरलैंड के बारे में विशेष बात यह है कि एक लैंडलॉक कंट्री है, ये भी आपको याद रखना है। और कौन कौन से देश यहां पर आपको मिलेंगे, यहां पर आपको लिंचस्टीन भी एक नाम का लिंचस्टीन नाम का एक देश है, वो भी यहां पर आपको मिलेगा। और कौन से, ऑस्ट्रिया आपको यहां पर मिल जाएगा, स्लोवेनिया आपको यहां पर मिल जाएगा, चेक रिपब्लिक आपको मिल जाएगा। चेक रिपब्लिक एक लैंडलॉक कंट्री है, लिंचस्टीन एक लैंडलॉक कंट्री है, स्विट्जरलैंड लैंडलॉक कंट्री है, बेल्जियम लैंडलॉक कंट्री नहीं है, लग्जमबर्ग लैंडलॉक कंट्री है। तो ये तमाम देश यहां पर आपको, इटली भी मिल जाएगा। तो ये तमाम देश यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरे रीजन की ज्योग्राफी है जिसको आपको समझना है। यहां पर आपको स्पेन मिलेगा। स्पेन से आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखने को मिल जाएगा। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट किससे जुड़ता है, यूरोप से। स्पेन वहां पर एक ब्रिज के तौर पर काम करता है। तो ये हमने यहाँ की ज्योग्राफी देखी, ज्योग्राफी को समझा। अब जो है जिस डॉक्यूमेंट पर साइन हुए हैं एक बार उस पर भी बात कर ली जाए। तो जब ये समिट एंड हुआ तो समिट के अंत में यूक्रेन शांति दस्तावेज पर भी साइन किए गए। और इस समिट में जितने देशों ने हिस्सा लिया था उसमें से तकरीबन 80 से 82 देशों ने इस पूरे डॉक्यूमेंट पर साइन किए। अब दस्तावेज क्या है, दस्तावेज जो पूरा डॉक्यूमेंट है बेसिकली यूक्रेन में शांति स्थापित करने पर जोर देता है। अब यहां पर अगर आप इस दस्तावेज पर पढ़ेंगे तो हमने क्या देखा, इसका नाम क्या है, यूक्रेन शांति दस्तावेज, यानी कि यहां पर रूस का जिक्र नहीं किया गया है। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है यूक्रेन में शांति स्थापित करना, यानी कि रूस का जिक्र यहां पर भी नहीं किया गया है। इसी को देखते हुए भारत और जो ग्लोबल साउथ है, तो भारत और ग्लोबल साउथ समेत कई देश ऐसे रहे जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किए। और उनका यही रीजन था कि यहां पर यूक्रेन पर वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज्यादा जोर दे रही हैं। वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत ज्यादा समर्थन यूक्रेन को प्राप्त है। ऐसे में हमें अगर शांति स्थापित करनी है तो दोनों देशों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसी वजह से जो है भारत ने भी इस पर साइन नहीं किया। और भी कई देश हैं जिन्होंने साइन नहीं किया, जैसे कि आपका सऊदी अरब है, सऊदी अरब ने साइन नहीं किया, दक्षिण अफ्रीका ने साइन नहीं किया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मैक्सिको हो गया, और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी इस पर साइन नहीं किया। भारत की ओर से क्या कहा गया, इसको हमने पहले भी देखा है। भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि शांति स्थापित करना एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, आप अकेले शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं। अगर रूस और यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित करनी है तो हमें यूक्रेन के साथ साथ रूस को भी एक मंच पर लेकर के आना होगा। और हम तब तक शांति स्थापित नहीं कर पाएंगे जब तक रूस उस पर अपनी सहमति जाहिर नहीं करेगा। तो ऐसा कोई भी दस्तावेज जो कि केवल यूक्रेन की बात करता है, वो डॉक्यूमेंट जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित नहीं कर सकता है। ऐसे में इंपॉर्टेंट यह है कि दोनों देशों को यहां पर प्रतिनिधित्व दिया जाए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, दोनों देश आपस में बातचीत करें और तब इस पूरे मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जाए। अकेले यूक्रेन इस पूरे डॉक्यूमेंट को नहीं सुलझा सकता है। तो ये हमने इस पूरे डॉक्यूमेंट पर बात की, इसको लेकर के भारत का क्या पक्ष रहा है उसको भी समझा। अब अंत में इस पूरे युद्ध को लेकर के बात कर लेते हैं। इस युद्ध को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, एक बार उनको भी समझ लिया जाए। तो 2022 में इस पूरे युद्ध की शुरुआत हुई थी और 2022 के बाद से इस पूरे युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको बहुत सारे प्रयास देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक प्रयास जो रहा है वो आपको तुर्की की ओर से देखने को मिला था। ये प्रयास बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में आया था कि आपका जो यूक्रेन है वो वैश्विक खाद्य आपूर्ति में, जो हमारी फूड सप्लाई चेन है, जो खाद्य सुरक्षा है, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो यूक्रेन था वो गेहूं और मकई के लिए बहुत प्रमुख उत्पादक माना जाता था। लेकिन जब से इस पूरे युद्ध की शुरुआत हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सप्लाई होती थी गेहूं और मकई की, वो सप्लाई प्रभावित हुई और कीमतें ऊपर जाने लगी। इसके बाद तुर्की की ओर से रूस और यूक्रेन के बीच में मीडिएशन किया गया, मध्यस्थता की गई, और इसी मध्यस्थता का परिणाम रहा कि काला सागर के माध्यम से यूक्रेन से अनाज की आवाजाही पर जो है वार्ता सक्षम हो सकी और फिर वहां से आवाजाही की शुरुआत हो गई। तो अब वहां से अनाज की आवाजाही आपको देखने को मिल रही है। हालांकि युद्ध को समाप्त करने की कोई भी संभावना अभी तक नजर नहीं आई है और बहुत व्यापक लेवल पर आपको जानमाल का नुकसान देखने को मिला है। यूक्रेन का डेटा यह बताता है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो डेटा शेयर किया है वो बताता है कि फरवरी 2024 तक यूक्रेन के तकरीबन 31,000 सैनिकों की जान जो है चली गई है और हजारों सिविलियंस को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके अलावा रूस की अगर आप बात करें तो रूस ने जो डेटा शेयर किया है बहुत कंजर्वेटिव डेटा है, बहुत इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं आप। रूस ने अपने डेटा में बताया है कि हमारे केवल 6,000 सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन इसको आप बहुत रिलायबल डेटा नहीं मान सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि हम जो है पीस केवल तभी स्थापित करेंगे, पीस के लिए केवल तभी बातचीत करेंगे जब रूस अपनी मिलिट्री को पीछे हटाएगा। रूस ने जो पूरा
कब्जा किया है उस पूरे कब्जे से पीछे हटेगा। जब तक रूस ऐसा नहीं करता है तब तक यूक्रेन शांति स्थापित करने पर वार्ता नहीं करेगा। तो ये बेसिकली हमने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर के जो तमाम अपडेट्स थी उन पर बात की। अब अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा हो जाए। प्रश्न जो है वो आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में इसका सवाल के जवाब जो है वो दे सकते हैं। हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है एक लैंडलॉक देश नहीं है। नहीं शब्द पर आपको जोर देना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चेक रिपब्लिक, ऑप्शन बी लिचेस्टीन, ऑप्शन सी लग्जमबर्ग या फिर ऑप्शन डी बेल्जियम। तो इसका सही जवाब क्या है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत आसान सा सवाल है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आसानी से आप इस सवाल के जवाब को दे पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।